प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज इस वीडियो में आप अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। देखिए, अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के अधिकतर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, परंतु ये सभी देश निर्धनता और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। विश्व बैंक और IMF का गठन तो औद्योगिक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में निर्धनता की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। परंतु जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश विश्व बैंक और IMF कल बताया था क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाँ, तो विश्व बैंक और IMF का गठन तो औद्योगिक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। यह संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में निर्धनता की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। परंतु जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश विश्व बैंक और IMF पर बहुत अधिक निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण सन 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से अधिक ध्यान देने लगी। विश्व के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बहुत से नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और भूमि पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और ये इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। अनेक बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। दूसरी ओर अधिकतर विकासशील देशों को
सन 1950 से 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और समूह 77 यानी G77 के रूप में संगठित हो गए। एनआईईओ से उसका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।